नमस्कार दोस्तों। मैं सुधीर चौधरी और आप देख रहे हैं डीके के न्यूज। चलिए आज की सबसे बड़ी और ताजा खबरों पर एक नजर डालते हैं। भारत में होने वाले मुख्य मुद्दों से लेकर पड़ोसी देशों और दुनिया भर की महत्वपूर्ण खबरें सब आपके लिए। और हां, हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान एक वकील ने सीजेआई बीआर गवई पर जूता फेंकने की कोशिश की। घटना से नाराज बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने वकील राकेश किशोर का लाइसेंस रद्द कर दिया है। अब वे किसी भी कोर्ट में पैरवी नहीं कर सकेंगे। पुलिस ने उन्हें 3 घंटे पूछताछ के बाद छोड़ दिया क्योंकि सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार ने केस दर्ज करने से मना कर दिया। बताया जा रहा है कि वकील सीजेआई की भगवान विष्णु पर की गई टिप्पणी से नाराज था। यही सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई बीआर गवई पर जूता फेंकने की कोशिश के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनसे फोन पर बात की और घटना पर कड़ी नाराजगी जताई। पीएम ने कहा, ऐसी घृणित हरकतों की हमारे समाज में कोई जगह नहीं है। उन्होंने न्यायमूर्ति गवई के धैर्य और संविधान के प्रति समर्पण की सराहना की। वहीं सोनिया गांधी ने भी इस हमले को संविधान पर हमला बताया और इसकी तीखी निंदा की। और इधर बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। पहले चरण का मतदान 6 नवंबर को और दूसरा चरण 11 नवंबर को होगा, जबकि 14 नवंबर को नतीजे आएंगे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बताया कि राज्य में कुल 7 करोड़ 42 लाख मतदाता हैं। मतदाताओं की सुविधा के लिए चुनाव आयोग ने हेल्पलाइन नंबर 1950 जारी किया है। इस नंबर पर कॉल कर कोई भी चुनाव से जुड़ी समस्या का तुरंत समाधान पा सकता है। यही इस बार बुर्कानशी महिलाओं की पहचान को लेकर सख्ती बरती जाएगी। चुनाव आयोग ने कहा है कि जरूरत पड़ने पर आंगनवाड़ी कर्मियों की मदद से उनकी पहचान की जांच की जाएगी। वहीं इस चुनाव में बिहार फर्स्ट इनिशिएटिव्स के तहत सभी बूथों पर वेबकास्टिंग और मोबाइल जमा कराने की नई व्यवस्था भी होगी। और इधर देश में एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कब होगा, इस पर अब बड़ा संकेत मिला है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि इसको लेकर काम चल रहा है और जल्द ही राज्यवार तारीखों का ऐलान किया जाएगा। उन्होंने बताया कि बिहार में एसआईआर के दौरान 59 लाख नाम मतदाता सूची से हटाए गए हैं। विपक्ष के आरोपों पर उन्होंने कहा कि यह प्रक्रिया वोटर लिस्ट के शुद्धिकरण के लिए है, न कि किसी को मताधिकार से वंचित करने के लिए। यही बिहार चुनाव की तारीखें तय होते ही अब सबकी नजरें इस सवाल पर हैं कि नीतीश, तेजस्वी या कोई और, आखिर किसकी बनेगी सरकार। मैट्राइज आईएन्स के सर्वे के मुताबिक एनडीए को मिल सकते हैं लगभग 49% वोट, जबकि महागठबंधन को 36% और बाकी दलों को 15% वोट मिल सकते हैं। सीटों के लिहाज से एनडीए को 150 से 160 सीटें और महागठबंधन को 70 से 85 सीटें मिलने का अनुमान है। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर सकती है। और इधर बिहार में चुनाव तारीखों के ऐलान से कुछ घंटे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विकास कार्यों की झोली खोल दी। मुजफ्फरपुर में 1333 करोड़ रुपए की 22 योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया। पटना में मेट्रो रेल सेवा का शुभारंभ भी किया गया। मुख्यमंत्री ने महिलाओं को 10,000 रुपए की आर्थिक मदद भी दी। इन पहलों से रोजगार, यातायात और बुनियादी सुविधाओं में सुधार होगा और लोगों को सीधे लाभ मिलेगा। यही बिहार की 21 लाख महिलाओं के खाते में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की तीसरी किस्त के तहत 10-10 हजार रुपए ट्रांसफर कर दिए गए। इससे पहले पहली किस्त में 75 लाख और दूसरी में 25 लाख महिलाओं को लाभ मिला था। अब तक कुल 1.21 करोड़ महिलाओं को पैसा पहुंच चुका है। जिनका नंबर आया है उन्हें मोबाइल पर मैसेज मिलेगा। अगले भुगतान दिसंबर तक हर शुक्रवार को जारी रहेंगे। अगर आपने आवेदन किया है और सभी कागज सही हैं तो आपको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं। ग्रामीण महिलाएं, ग्राम संगठन और शहरी महिलाएं ऑनलाइन पोर्टल से आवेदन कर सकती हैं। और इधर अमेरिका ने पाकिस्तान को भारत के खिलाफ इस्तेमाल की जा सकने वाली नई मिसाइलें बेचने की मंजूरी दे दी है। इनमें AIM-120C8 और D3 AMRAAM शामिल हैं, जो F-16 लड़ाकू विमानों पर तैनात होंगी। AIM-120C8 मिसाइल अपनी दागो और भूल जाओ तकनीक के साथ मैक 4 से अधिक गति से कई लक्ष्यों पर प्रहार कर सकती है। वहीं AIM-120D3 AMRAAM मिसाइल की अधिकतम मारक क्षमता 160 किलोमीटर है। पाकिस्तान ने 2019 की बालाकोट स्ट्राइक में इसी तरह की मिसाइलों का इस्तेमाल किया था। अब यह दोनों मिसाइलें उसकी हवाई ताकत को और मजबूत करेंगी। यही चीन और ताइवान के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है।
ISW की रिपोर्ट में बताया गया कि चीनी जहाज ताइवान के जल क्षेत्र में नकली AIS सिग्नल भेज रहे हैं। इसका मकसद ताइवान की सुरक्षा और प्रतिक्रिया प्रणाली को भ्रमित करना है। कुछ जहाजों ने रूसी युद्धपोत और तटरक्षक पोत का नकली सिग्नल भी भेजा। रिपोर्ट के अनुसार ये मछली पकड़ने वाली नावें चीन की मिलिशिया का हिस्सा हो सकती हैं, जो ताइवान जल मरुमध्य में दबाव और निगरानी बढ़ा रही हैं। और इधर पाकिस्तान ने हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर में चीन निर्मित हथियारों के शानदार प्रदर्शन का दावा किया है। ISPR के लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने यह इंटरव्यू में बताया। लेकिन सबूत बताते हैं कि भारत के स्वदेशी हथियारों ने पाकिस्तान के PL-15 मिसाइल सिस्टम और चीनी फाइटर जेट्स को बेअसर कर दिया। ब्रह्मोस और आकाश तीर जैसी मिसाइलों ने ऑपरेशन में करारा प्रहार किया। पाकिस्तान का चीन पर निर्भर होना और दावे मीडिया में फैलाना दोनों ही इस युद्ध की असली तस्वीर को बदल नहीं सकते। यही चीन के वैकल्पिक आर्थिक मॉडल ने अमेरिका को असुरक्षित कर दिया है। कोलंबिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जेफरी सैक्स के अनुसार अमेरिका चीन को अपने अधीन लाना चाहता था, लेकिन चीन ने सफल मॉडल बनाया और स्वतंत्र बना रहा। अमेरिका अब शीत युद्ध जैसी रणनीति अपना रहा है, एशिया में सैन्य शक्ति बढ़ा रहा है, तकनीकी निर्यात पर रोक लगा रहा है और व्यापार समझौतों से चीन को अलग थलग करने की कोशिश कर रहा है। सैक्स चेतावनी देते हैं कि इस टकराव की राजनीति में भारत को भी कीमत चुकानी पड़ सकती है, क्योंकि दोनों देश उसे अपने प्रभाव में रखना चाहते हैं। और इधर ओपेक प्लस ने नवंबर से तेल उत्पादन सिर्फ 1,37,000 बैरल प्रतिदिन बढ़ाने का फैसला किया है। भारत बड़ी बढ़ोतरी की उम्मीद कर रहा था, लेकिन रूस के कारण मामूली वृद्धि से कीमतों में करीब 1% की तेजी आई। भारत अपनी तेल जरूरत का 85% आयात करता है, इसलिए कीमतों में मामूली बदलाव से पेट्रोल डीजल महंगे हो सकते हैं। सऊदी अरब चाह रहा था कि उत्पादन दोगुना या तिगुना बढ़े, जिससे भारत को फायदा होता। विशेषज्ञों के मुताबिक रूस पर लगे प्रतिबंध और यूक्रेन हमलों के कारण सप्लाई में रुकावट भी बनी हुई है, जो कीमतों को और ऊपर धकेल सकती है। यही भारत अमेरिका और कतर के साथ बड़ी व्यापार डील की तैयारी में है। नीति आयोग के CEO BVR सुब्रह्मण्यम के मुताबिक भारत अमेरिका समझौता जल्द ही फाइनल हो सकता है, जिससे टैरिफ जैसी बाधाएं कम होंगी। वहीं वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत कतर मुक्त व्यापार समझौता 2026 तक पूरा होगा। इसका लक्ष्य 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को $14 अरब से बढ़ाकर $30 अरब करना है। दोनों डील से भारत के व्यापार और निवेश के अवसर बढ़ेंगे, खासकर कृषि, ऊर्जा, फार्मा और AI जैसे क्षेत्रों में। और इधर अमेरिका ने H-1B वीजा फीस $1 लाख तक बढ़ा दी, लेकिन एक्सपर्ट कहते हैं इसका असर ट्रंप पर उलटा पड़ सकता है। RN कैपिटल के मोहनदास पई के मुताबिक भारतीय कंपनियां पहले से ही वीजा धारकों को $1 लाख की सैलरी देती हैं। बड़ी फीस से अमेरिका में जरूरी काम भारत या अन्य देशों में चला जाएगा। इसका मतलब अगले साल से अमेरिकी कंपनियों की टेक्नोलॉजी और क्रिटिकल वर्क भारत की झोली में आएगा। हालांकि मौजूदा H-1B धारकों पर इसका कोई असर नहीं है। यही पाकिस्तान के PM शहबाज शरीफ ने कहा है कि उनका देश IMF पर निर्भरता खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने मलेशिया के साथ आर्थिक सहयोग बढ़ाने की बात कही और कहा, अगर मलेशिया साथ दे तो हम IMF को हमेशा के लिए अलविदा कह सकते हैं। शहबाज ने बताया कि मौजूदा IMF कार्यक्रम देश की अर्थव्यवस्था को स्थिर करने के लिए जरूरी है, लेकिन दीर्घकालिक लक्ष्य बाहरी वित्तीय निर्भरता से मुक्त होना है। पाकिस्तान को मई में IMF से $1 अरब का नया कर्ज मिला था, जिससे उसकी कुल EFF राशि $7 अरब तक पहुंच गई है। और इधर छिंदवाड़ा में 2 साल की योजिता ठाकरे की दर्दनाक मौत ने सबको झकझोर दिया। छोटी बच्ची को किडनी फेलियर हुआ और इलाज में परिवार ने करीब 13 लाख रुपए खर्च किए, लेकिन नन्ही जिंदगी बच नहीं सकी। पिता सुशांत ठाकरे ने कहा, 4 लाख रुपए मुआवजा कुछ नहीं कर सकते, मेरी बेटी वापस नहीं आएगी। योजिता की मौत के बाद प्रशासन ने परिवार को मुआवजा दिया है, लेकिन पिता दोषी डॉक्टर और दवा कंपनी पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। यही महाराष्ट्र के ठाणे जिले में एक 25 वर्षीय युवक की दोस्तों ने ही पिट कर हत्या कर दी। भिवंडी के न्यू आजाद नगर इलाके में शनिवार रात हुई इस घटना के बाद पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि 2 की तलाश जारी है। झगड़े के दौरान आरोपियों के पास लाठी डंडे थे और प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि किसी ने युवक को बचाने की कोशिश नहीं की।
और इधर गाजियाबाद पुलिस ने भोजपुरी अभिनेता, आईपीएल कमेंटेटर और सोशल मीडिया स्टार मणि मेराज को पटना से गिरफ्तार किया है। उन पर एक महिला ने गंभीर आरोप लगाए हैं, जिनमें रेप, धर्म परिवर्तन के लिए दबाव और आर्थिक धोखाधड़ी शामिल है। आरोपी ने पिछले 3 सालों से पीड़िता को ठगा और शारीरिक शोषण किया। मणि मेराज को ट्रांजिट रिमांड लेकर गाजियाबाद लाया गया है और पुलिस पूछताछ कर रही है। यही दिल्ली में ब्लिंकिट की महिला ग्राहक ने डिलीवरी एजेंट पर गलत छूने का आरोप लगाया। महिला ने पूरा वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया। घटना के बाद कंपनी ने एजेंट का कॉन्ट्रैक्ट तुरंत खत्म कर दिया। महिला ने डर के चलते एफआईआर दर्ज नहीं कराई, जबकि ब्लिंकिट ने कहा कि उन्होंने जरूरी कार्रवाई कर दी है। और इधर दिल्ली के नांगलोई में शराब के नशे में अपना मोबाइल खोने के बाद एक शख्स ने पत्नी से डांट से बचने के लिए झूठी लूट की कहानी गढ़ दी। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज चेक की और असलियत सामने आई। अशोक कौशिक ने अदालत में स्वीकार किया कि फोन कहीं खो गया था और कोई लूट नहीं हुई। यही नोबेल पुरस्कार 2025 में मेडिसिन का पहला विजेता घोषित हो गया है। इस साल मानव इम्यूनिटी सिस्टम पर काम करने वाले 3 वैज्ञानिक मैरी ई ब्रंको, फ्रेड राम्सडेल और डॉ शिमोन सकागुची को यह पुरस्कार मिला। इन्हें पेरिफेरल इम्यूनिटी पर किए गए शोध के लिए $1.2 मिलियन की इनामी राशि भी दी जाएगी। नोबेल कमेटी का कहना है कि इनकी खोजों से समझा जा सकता है कि कैसे इम्यून सिस्टम गंभीर बीमारियों से लड़ता है और क्यों कुछ लोग ऑटो इम्यून रोगों से प्रभावित होते हैं। और इधर हरियाणा की लाडो लक्ष्मी योजना में महिलाओं को हर महीने 2100 रुपये मिलेंगे। लेकिन अगर आप पहले से कुछ दूसरी पेंशन या मदद की योजनाओं में हैं, तो आपको ये राशि नहीं मिलेगी। इनमें शामिल हैं बुढ़ापा पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन, लाडली सामाजिक सुरक्षा योजना, कश्मीरी शरणार्थी सहायता, बौना भत्ता, तेजाब हमले से पीड़ित महिलाओं की सहायता, विधवा व अविवाहित पेंशन और पद्म अवार्डी हरियाणा गौरव सम्मान योजना। पहले चरण में सिर्फ 1 लाख रुपए सालाना से कम आय वाली महिलाएं ही आवेदन कर सकती हैं। आवेदन मोबाइल ऐप से फटाफट कर दें। भुगतान 1 नवंबर से शुरू होगा। यही कॉमेडियन भारती सिंह ने सोशल मीडिया पर खुशखबरी दी है। 41 साल की उम्र में भारती दूसरी बार मां बनने जा रही हैं। पति हर्ष के साथ शेयर की तस्वीर में भारती ने अपने क्यूट बेबी बम्प को फ्लॉन्ट किया। दोनों बेहद खुश नजर आ रहे हैं। फैंस और सेलेब्स ने सोशल मीडिया पर बधाई दी है। इससे पहले भारती ने 3 अप्रैल 2022 को बेटे लक्ष्य को जन्म दिया था। अब भारती और हर्ष का परिवार एक नए सदस्य के स्वागत के लिए तैयार है। और इधर बिग बॉस 19 में अमाल मलिक फिर सुर्खियों में हैं। वीकेंड का वार में रोते दिखे अमाल के लिए उनकी मां ज्योति मलिक ने इंस्टाग्राम पर बेटे का साथ देते हुए लिखा, तुम वैसे ही रहो, सच्चे और मासूम। ऐसे लोगों से बात मत करो जिनमें मानवीय मूल्य नहीं। अमाल के भाई अरमान ने भी उनका बचाव किया, जबकि शो में अभिषेक बजाज के साथ हुए झगड़े के बाद सलमान खान ने अमाल का समर्थन किया और कुछ घरवालों की खिंचाई की। यही एक्टर रजत बेदी ने मुकेश खन्ना के पॉडकास्ट पर अपने बयान को लेकर खुलासा किया है। रजत ने कहा कि उनका कनाडा शिफ्ट होना पॉडकास्ट में जिस तरह बताया गया वह गलत था। उन्होंने बताया कि फिल्म कोई मिल गया के प्रमोशन से साइडलाइन किए जाने के बाद ही उन्होंने कनाडा जाकर अपना बिजनेस शुरू किया, लेकिन मुकेश खन्ना ने उनके शब्दों को घुमा फिराकर पेश किया ताकि ज्यादा व्यूज मिले। रजत ने राकेश रोशन के साथ अपने अच्छे रिलेशन पर भी जोर दिया। और इधर मेड इन इंडिया फेम सिंगर अलीशा चिनॉय ने 1996 में म्यूजिक कंपोजर अनु मलिक पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए थे। अलीशा ने बताया कि उस समय इंडस्ट्री ने उनका साथ नहीं दिया और उनका काम भी रुक गया, लेकिन साल 2003 में उन्होंने अनु मलिक को माफ कर दिया और फिल्म इश्क विश्क के लिए फिर उनके साथ काम किया। अलीशा ने कहा कि इसके बाद अनु मलिक का व्यवहार सुधर गया और उन्होंने महसूस किया कि उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। तो दोस्तों, आज के खबरों के सफर में हमारे साथ रहने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना मत भूलिए और इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वे भी जागरूक रह सकें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाइए ताकि हर ताज़ा अपडेट सीधे आपके पास पहुंचे। और हाँ, कमेंट में हमें बताइए कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं और आपके विचार क्या हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक जुड़े रहें DKK न्यूज़ के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।